जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक भारत के भूगोल का नया अध्याय लेके आए हैं। इससे पहले हमने भारत की अवस्थिति पढ़ाई। अवस्थिति को कम से कम 6 से 7 वीडियो में हमने खत्म किया और उसके बाद अगला चैप्टर लेके आए हम भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। उसको हमने 2 वीडियो में खत्म किया और आज हम अगला नया अध्याय लेके आए हैं भारत के भौतिक प्रदेश। ये एक नया अध्याय है भारत के भूगोल का। इससे शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। आगे हम देखते हैं कि हमारे जो भारत के भौतिक प्रदेश अध्याय है उसके बारे में आगे क्या है। ठीक है, तो पहले तो क्या है, इसमें हिमालय के बारे में बताया जाता है। इसके हिमालय से पहले जो चीजें हैं वो पहले आज मैं बताऊंगा। आज के वीडियो में ये बताऊंगा कि हिमालय पर्वत, पठार, पहाड़ी, मैदान, ये सब भारत में कितने कितने प्रतिशत हैं, है ना। तो ये सब चीजें एक क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद अगले ऐसे 4-5 वीडियो में इसको हिमालय को हम खत्म करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं आज छोटा सा और आगे चीजें क्लियर करते करते इस अध्याय को हम खत्म करेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं क्या है। पहले क्या है, भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश में उच्चावच एक होता है। उच्चावच मतलब होता है, अगर हम अपनी भाषा में बोले, उबड़ खाबड़। उच्चावच ऐसे, जैसे उच्चावच जैसे ये, फिर प्लेन, फिर ये, फिर प्लेन, फिर ये होता है उच्चावच। एक तरह का दिख रहा होगा आपका। ये मतलब अगर हम अपनी आम भाषा में बोलेंगे तो उच्चावच को हम उबड़ खाबड़ बोलेंगे। ठीक है, तो ये है। तो उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया गया है या दिया है। ठीक है, भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश के उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया है। यहां पर कहां, यहां भारत, यहां पर क्या क्या है, यहां मतलब भारत में क्या क्या प्रमुख तौर पर है जो भूगर्भिक संरचना से है। ठीक है, देखो यहां पर्वत है ना, पर्वत है, पहाड़ियां हैं, पठार है, मैदान है, सभी प्रकार के भूगर्भिक दृश्य पाए जाते हैं। ठीक है, देखो क्या पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, है ना, पर्वत पाए जाते हैं। जैसे ये पर्वत हो गया, ये पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, पहाड़ियां पाई जाती हैं, छोटी छोटी सी पहाड़ियां पाई जाएंगी। ये हो गई क्या, ये पहाड़ियां हो गई, ये पहाड़ियां। ठीक है, उसके बाद पठार हो गए, ये पठार हो गए, ये पठार हो गए, ये पठार हो गए। ठीक है, और उसके बाद ये मैदान है। ठीक है, यही तो हमने बोला कि भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश में उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया है। ठीक है ना। तो क्या क्या है, पर्वत, पहाड़ियां, पठार और मैदान। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा, चीजें क्लियर कर दूंगा मैं बस। अब सर आप ये कह रहे हो कि अगर हम कैसे पता करेंगे पर्वत कौन सा होता है, पठार कौन सा होता है, पहाड़ियां कौन से होते हैं, मैदान कौन सा होता है। अभी इसको हम क्लियर करते हैं आपके साथ। ये हमने आपके सामने बना दिया। क्या क्या बनाया, पर्वत बनाया, पहाड़ बनाया और पठार बनाया और मैदान बनाया। ठीक है, यहां तक अगर दिख रहा होगा तो देखो पर्वत की विशेषता क्या होती है, पर्वत हम कैसे पहचानेंगे। ये पर्वत है, पर्वत अगर कोई 800 मीटर से ऊपर कोई चोटी या पर्वत है, कोई पर्वत या कोई पर्वत 800 मीटर से ऊपर है, 800 मीटर से अगर कोई ऊपर है, टीला एक तरह का उच्चावच अगर 800 मीटर से ऊपर है तो वह क्या कहलाएगा, वह पर्वत कहलाएगा। ये कंफर्म करना, अगर कोई उच्चावच 800 मीटर से ऊपर है तो वह पर्वत कहलाएगा। इतनी चीज समझना है।
पर्वत कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई उच्चावच 500 मीटर से 800 मीटर के बीच में है तो वह क्या कहलाएगा? तो वह पठार कहलाएगा। दूसरा कंफर्म करा दिया मैंने। 500 मीटर से 800 मीटर का अगर कोई है बीच में, 500 मीटर से 800 मीटर, ऊंचाई मापते हैं तो मीटर में ही होते हैं ना, है ना, लंबाई नहीं माप रहे, ऊंचाई माप रहे हैं। ठीक है, तो पठार अगर ऊंचाई में अगर जाएंगे तो 500 मीटर से लेके 800 मीटर के अगर बीच में कोई उच्चावच है तो वह क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। ठीक है, अब रह गई पहाड़ियां। अब पहाड़ियां अगर 500 मीटर से नीचे जो हैं, 500 मीटर से जो नीचे हैं तो वो सभी क्या कहलाएंगी? पहाड़ियां कहलाएंगी। तो वह पहाड़ियां कहलाएंगी, छोटी छोटी सी पहाड़ियां होंगी। ठीक है, समझ में आ गई? 3 चीज क्लियर हो गई। और चौथा मैदान। मैदान तो आप प्लेन जानते हो, समतल है वो मैदान। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। हमने यही बताया भूगर्भिक संरचना की विविधता ने देश में उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता को जन्म दिया है। यहां पर्वत, हमने पर्वत की विशेषता बताई। पर्वत 800 मीटर से ऊपर जो उच्चावच होंगे वो पर्वत कहलाएंगे, और 500 से 800 के बीच में होंगे वो पठार कहलाएंगे, और 500 से जो नीचे होंगे वो पहाड़ियां कहलाएंगी, है ना, और उसके बाद प्लेन जो जगह होगी वो मैदान कहलाएगा। ओके, यही 4 चीज मैंने बताई थी आपको, इस डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, अगर आपको दिख रहा हो। ठीक है, चलो अगला देखो, ये मिटाल दे रहा हूं मैं, अगला देखना, अगला क्या कहने हैं। ठीक है, अगला भारत के कुल क्षेत्रफल का मतलब एरिया का, भारत के कुल क्षेत्रफल मतलब अगर भारत है ये, उसका कुल क्षेत्रफल का 10% क्षेत्रफल पर्वतीय है। मैंने क्या बताया? पर्वत की विशेषता क्या बताई? पर्वत अगर कैसे हम काउंट करेंगे? पर्वत 800 मीटर का ऊपर जो होगा, 800 मीटर से जो ऊपर उच्चावच होगा उसको हम पर्वत कहेंगे। ठीक है, तो अब वही तो कह रहा है कि भारत में पर्वत कितने प्रतिशत हैं? पूरे भारत में पर्वत कितने प्रतिशत हैं? तो ये देखो, मैं वही तो बता रहा था। अब देखना, पर्वत इसने कितना कहा? पर्वत कितना कहा? पर्वत कितने प्रतिशत हैं? पर्वत हैं भारत में, पर्वत कितने प्रतिशत हैं? लिखा है कितना प्रतिशत? 10.5% पर्वत का क्षेत्रफल है ना, 10.5% कितना पर्वत का क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला क्या है? देखो पर्वत का क्षेत्रफल, अब भूगर्भिक पहाड़ियां, उसके बाद पहाड़ियां कितने प्रतिशत है? पहाड़ी मैंने पहाड़ी की विशेषता बताई, 500 मीटर से जो नीचे के उच्चावच होंगे छोटे छोटे, वह पहाड़ियां कहलाएंगी। पहाड़ियां कितनी है? 18.6%। ये किसका? भारत का क्षेत्रफल है। भारत में कितनी अगर कोई पूछे भारत में कितने प्रतिशत पहाड़ियां होंगी, तो 18.6% पहाड़ियां हैं। ठीक है, और उसके बाद 27.7 भाग पठार है। पठार क्या है? 27.5% क्या है? पठार है क्षेत्रफल में। ठीक है, और उसके बाद शेष हमने क्या? पठार हमने बताए थे 500 से 800 मीटर के क्या होते हैं? पठार होते हैं। उसके बाद लास्ट बचे मैदान कितना है? मैदान की विशेषता हमने क्या बताई? मैदान कितने प्रतिशत है भारत में? लिखा होगा 43.2%। 43.2%। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.5% क्षेत्रफल पर्वतीय है, 18.6% पहाड़ी है, 27.5% पठार है, और 43.2% मैदानी क्षेत्र है। आपने देखा होगा भारत में ज्यादातर मैदानी क्षेत्र ही है ना। अगर उत्तर भारत में आ जाओगे ना तो मैदानी क्षेत्र है, चले जाओ पूरा पहाड़ पठार दिखेंगे ही नहीं, है ना। और उत्तर प्रदेश में आओ तो है ही नहीं कहीं, है ना। ठीक है, आप ये पूर्वांचल साइड, बुंदेलखंड पूर्वांचल चले जाओगे तो दिखेंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। ठीक है, यहां हम अभी भारत में चल रहे हैं तो भारत के बारे में ही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो हमने आपको बताया कि भारत में भूगर्भिक संरचना में भारत का कितना क्षेत्रफल पर्वत का है, कितना क्षेत्रफल पहाड़ी का है, कितना क्षेत्रफल पठार का है, कितना क्षेत्रफल मैदान का है। मैदान सबसे ज्यादा है, आपने देखा भी होगा, ज्यादातर आप जाते होंगे रास्ते में तो ज्यादातर मैदान ही दिखते होंगे, पठार पर्वत नहीं दिखते होंगे भारत में ज्यादातर।
ठीक है, अब आ जाओ हम यहां। अब हमने ये कहा कि कितना प्रतिशत हो गया ये। अब अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 100 आएगा। आप टोटल कर लेना, है ना, 100 ही आएगा। ठीक है, तो समझ गए भारत का। अब देखो भाई, हमने क्या, भारत के कुल क्षेत्रफल, कुल कितना 100% होगा, तो कितना कितना परसेंट हमने बता दिया। मैदानी 43.2, पठार 27.5, पहाड़ी 18.6 और पर्वत 10.5% क्षेत्रफल का है। कुल करोगे तो प्लस करके 100% क्षेत्रफल आ जाएगा पूरा। इतना इतना सब कुछ है। समझ में आ गया? ये टॉपिक क्लियर हो गया, ये वाली लाइन क्लियर हो गई। अगला, धरातली विशेषताओं के आधार पर भारत में निम्नलिखित भौतिक / भू आकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। धरातली विशेषताओं के आधार पर भारत में निम्नलिखित भौतिक और भू आकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। मतलब धरातल के स्तर पर भारत में कैसे कैसे स्थल पाए जाते हैं, वो ही बता रहा हूं। कैसे, देखो धरातली स्थल पहले क्या, हिमालय पर्वतीय प्रदेश पर है। ये क्या है, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, धरातल। अरे एक बात बताओ, भारत पे अगर धरातल पे पढ़ेंगे तो पहला क्या पड़ेगा, कोई पूछेगा तो क्या पड़ेगा, हिमालय पर्वतीय प्रदेश पड़ेगा। फिर उसके बाद नीचे आ जाओगे, ये हिमालय प्रदेश हो गया। ठीक है, इधर मैं दिखाता जा रहा हूं, ये हिमालय हो गया। ये आपको मिटा दो पहले, ये देखो, इतनी चीज समझ में आई, ये देखना, यहां तुम समझ जाओगे आप यहां। ठीक है, यहां छोटा सा, ये देखो हम इतना छोटा सा बना दे रहे हैं मैं। ठीक है, ये चलो, ठीक है। हाँ, अगला हिमालय पर्वतीय, देखो धरातल स्तर, ये पूरा भारत का धरातल स्तर है। ठीक है, अगर हमने कि धरातल स्तर पर क्या क्या है, देखो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय प्रदेश है, ये यहां हिमालय स्थित है ना, धरातल है ये। देखो अब उसके बाद उत्तरी मैदान, ये देखो उत्तरी मैदान, ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये सब उत्तरी मैदान है। ये पूरा भाग, ये सब उत्तरी मैदान है। ये सब उत्तरी मैदान भाग है। ठीक है, अब आ जाओ उत्तरी मैदान। अब देखो ये वाला भाग कौन सा होगा, ये होगा क्या, ये देखो मैं लिख दे रहा हूं, है ना, तो एक बार क्लियर हो जाएगा आपको। ये है पूरा, ये है उत्तरी मैदान, ये है उत्तरी मैदान। ठीक है, ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये उत्तरी मैदान हो गया। फिर तीसरा होगा, देखो तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताऊं, प्रायद्वीपीय क्या होता है। प्रायद्वीपीय वह भाग होता है जो तीनों ओर पानी से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीपीय कहलाता है। अब देखना, ये प्रायद्वीपीय हमने कहा है, तो यहां अरब सागर है, यहां बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है, तीनों ओर पानी से घिरा है कि नहीं, है ना, तो यह प्रायद्वीपीय पठार कहलाएगा। प्रायद्वीपीय पठारों के भारत में इसकी स्थिति, धरातली स्थिति बता रहा हूं, क्या क्या स्थित है, क्या क्या कहां चीज। फिर उसके बाद तटवर्ती, एक बात बताओ, यहां तटवर्ती है ना, ये है क्या, पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र, ये पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र। तटवर्ती हो गए, तट मतलब धरातली स्तर के किनारे धरातली स्तर के किनारे जो भी नदी, नहर, सागर, महासागर जो पड़ता है वो तटवर्ती कहलाता है। इधर कौन सा है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, तो तटीय हो जाएगा कि नहीं, इसके तट पर स्थित है। ठीक है, तो तटीय मैदान कौन कौन से है, ये है कौन से, ये इसको कहते हैं पश्चिमी तटीय, और इसको कहते हैं पूर्वी तटीय। इतनी समझ में आएंगे, तटीय वाला भाग मैंने बता दिया है ना। उसके बाद द्वीप समूह प्रदेश। अब द्वीप समूह क्या, अब एक बात बताओ, भारत में 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि द्वीप पर स्थित हैं। कौन कौन से हमने बताया, एक है ये अंडमान निकोबार द्वीप, जो कि मैं बता चुका हूं, और एक है ये लक्षद्वीप। ये क्या है, ये अंडमान द्वीप है, अंडमान द्वीप, और एक ये लक्षद्वीप, ये भी तो द्वीप है, लक्षद्वीप। यही तो चीज मैं बता रहा था, यही। अब हो गए, अब सब हो गए। धरातली विशेषताओं के आधार भारत में निम्नलिखित भौतिक भू आकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं। कौन कौन से, देखो अब एक पहले हिमालय पर्वतीय प्रदेश, नंबर 1 हिमालय पर्वतीय प्रदेश कहां स्थित है, मैंने आपको दिखाया। दूसरा उत्तर मैदान पर्वतीय प्रदेश, ये उत्तर मैदान पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, इसको उत्तर मैदान क्यों, अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाला भाग उत्तरी होगा ना, तो उत्तरी मैदान प्रदेश। तीसरा मैंने बताया प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश, ये देखो प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश। चौथा मैंने बताया तटवर्तीय प्रदेश, तटवर्तीय मैदान प्रदेश, ये तटवर्ती मैंने बताया, पश्चिमी और पूर्वी भाग जो तटवर्ती होते हैं। प्रायद्वीप की पहले मैंने बता दिया, प्रायद्वीप ऐसा भाग जो तीनों ओर पानी से घिरा होता है, वो प्रायद्वीपीय कहलाता है।
और उसके बाद मैंने द्वीप समूह प्रदेश, ये द्वीप है, भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप, ये दोनों द्वीप पर स्थित है, तो द्वीप प्रदेश ये भारत की स्थिति बता दी, भारत में क्या क्या स्थित है, कहां कहां क्या क्या, जैसे हिमालय हो गया, उत्तरी मैदान हो गए, तटवर्ती मैदान हो गए, और प्रायद्वीपीय पठार हो गए, और द्वीप हो गए। ये 5 मैंने बताए, मैंने इनकी अवस्थिति आपके डायग्राम पे दिखा दी। ठीक है, अच्छा अब हम एक एक उठा के टॉपिक, जैसे मैंने हिमालय पर्वतीय पढ़ाया था, दूसरा उत्तरी मैदान पढ़ाया था, तीसरा प्रायद्वीपीय पढ़ाया था, चौथा तटवर्ती मैदान पढ़ाया था, 5वां द्वीप समूह पढ़ाया था। ठीक है, द्वीप समूह में पढ़ा चुका हूं, आपको द्वीप समूह पढ़ा चुका हूं, ये मैं पढ़ा चुका हूं। जब कब पढ़ाया मैंने, जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ाया था और लक्षद्वीप पढ़ाया था, ये तो इसका मतलब ये मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसको मैंने पहले ही पढ़ा दिया है अवस्थिति में, पहले चैप्टर मैंने पढ़ाया था भारत की अवस्थिति और विस्तार का, शायद चौथा या 5वां वीडियो, उसमें पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब तटवर्ती मैदान, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं, पश्चिमी और तटवर्ती मैदान में मैंने पढ़ाया था, पश्चिमी और पूर्वी में भारत के सबसे लंबी तटवर्ती वाला राज्य, ठीक है, उसका क्रम वो मैं सब पढ़ा चुका हूं। इसका मतलब ये भी मैंने खत्म कर दिया है ना। अब है ना, प्रायद्वीपीय पठार रह गए, उत्तरी मैदान रह गए। ठीक है, अब पहला अगर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कर दिया, पहला हिमालय पर्वतीय प्रदेश। क्या है? हिमालय पर्वतीय प्रदेश, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, अब आ जाओ, इसको समझते हैं यहां से। ठीक है, आ जाओ, क्या है हिमालय पर्वतीय प्रदेश? इसमें क्या पहली विशेषता है, यह पर्वतीय प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में एक वृहद चाप के रूप में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अब देखो, मैंने आपको बताया, मैंने बताया ना, हिमालय एक पर्वतीय प्रदेश है, ये पर्वतीय प्रदेश है जो कि उत्तर में। अब बताओ, एक बात बताओ, अगर यहां से अगर दिशा पता करेंगे तो ये ऊपर वाली उत्तरी तो दिशा होगी, ये वाली ये उत्तरी होगी, तो हमने सही लिखा है। उत्तरी भाग में एक वृहद चाप की नुमा है, ये चाप की नुमा ही तो है, ये चाप के नुमा है, यही तो चाप के नुमा है, ये हिमालय चाप के नुमा ही तो है ना, ये देखो चाप के नुमा ही तो है। अगर हम इसको चाप बनाएंगे तो चाप बनेगा कि नहीं? ठीक है, जो चांदा होता है ना वो चाप, ऐसे चाप के नुमा है, सही। तो एक वृहद मतलब बड़ा, कितने किलोमीटर, कितने वर्ग किलोमीटर फैला है हिमालय अगर पूछे तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है हिमालय। कितने? 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है हिमालय, लगभग एक तरह का एग्जैक्ट। ठीक है, अगला, यह नवीन वलित पर्वतीय प्रदेश है, यह नवीन वलित पर्वतीय प्रदेश है, मतलब यह नवीन है, नवीन वलित पर्वतीय प्रदेश। पूछे कि निम्नलिखित में से नवीन वलित पर्वतीय प्रदेश कौन सा है, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यह अगला 74% पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक लगभग 22 देशांतर रेखाओं के मध्य। ये चीज समझ में नहीं आई होगी, ये चीज समझ में नहीं आई होगी। अभी मैं इसको क्लियर करता हूं, देखो 2 मिनट रुको। मैंने आपको देशांतर पढ़ाया था, मैंने आपको देशांतर और अक्षांश पढ़ाए थे कि नहीं, है ना। अगर आपको ये वाला भाग में डाल दे रहा हूं, ये अभी रुको, बस 2 मिनट रुक जाओ, अगर नहीं आए समझ में तो बताना। चलो इधर आ जाओ, अब बताओ, 2 मिनट बस, अभी क्लियर करता हूं। देखो, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये क्या है, ये भारत की स्थिति किस कर्क रेखा पर है? भारत किस रेखा पर है? कर्क रेखा पर है, कर्क रेखा पर भारत है। ठीक है, अब हमने आपको क्या कहा था, ये जो रेखा थी ये 0 डिग्री पर है, इसको क्या नाम दिया था? प्रधान यामोत्तर रेखा। अगर हम ऐसे चले जाएंगे आगे, अच्छा पहले रुको, ये वाला भाग क्या कहेगा? पश्चिमी देशांतर। ये वाला दिशा क्या कहलाएगी? अच्छा एक बात बताओ, ये पूर्वी होगी, ये पश्चिमी होगी, तो यही तो चीज है, ये पूर्वी देशांतर हो गया। पूर्वी देशांतर हुआ कि नहीं? ये हुआ कि नहीं? ये पूर्वी देशांतर हुआ कि नहीं? ये पूर्वी देशांतर हुआ कि नहीं? ये समझ में आया इतना? एक बात बताओ, यही तो हमने बोला है
कि यह नवीन वलित पर्वत है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। अच्छा, यहां से अगर हिमालय की स्थिति यहां है तो यहां से एक अगर हिमालय की स्थिति यहां है, अगर यहां जैसे अगर ये देशांतर निकल रही है तो हिमालय की स्थिति यहां है, ठीक है, तो यहां एक देशांतर होगा ना, एक 74 डिग्री देशांतर से। अब लास्ट की हिमालय की स्थिति यहां है, यहां तो कितना है 74 और 96 डिग्री, ये पूर्वी में चल रहे हैं 96 डिग्री। ये अगर 96 और 74 में कितने देशांतर रेखाएं खींचेंगी, आप खींच लेना, इसको देखना, खींच कर लेना। अभी मैं आपको बताता हूं, देखना, एक बात बताओ, 96 में 74 घटाना कितना बचा, बताना। 2 बचा और 9 में से 7 के 2 बचा, 22 बचेगा। 22 रेखाएं आएंगी कि नहीं, अगर बीच में अगर देशांतर निकालना है तो 22 तो बनेंगे, ठीक है, 22 ही बचेंगे ना, ठीक है, 9 में 7 गए ऐसे, ठीक है, 22 रेखाएं बचेंगी पक्की। अब देखो यही तो मैं, ये देखो एक बात बताओ, यहां ये पूर्वी देशांतर, इसको क्यों करें, एक बात ये देख रहे हो, ये पूर्वी देशांतरी तो पूरा भाग है, पूर्वी देशांतरी रेखाएं तो कुछ नहीं है। तो जहां भारत की स्थिति यहां से लेके और अंत तक हिमालय की स्थिति, हिमालय की जहां से भारत की स्थिति है वहां से देशांतर 74 है इधर से, और उधर लास्ट में पहुंचे तो 96 है, तो कुल रेखाएं कितनी है 22 है। तो 22 रेखाएं कैसे हैं, ये ऐसे आई। तो यही चीज तो मैं बता रहा था कि लगभग 22 देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है क्या, हिमालय। पक्की बात, इतनी चीज समझ में आई। चलो अगला आते हैं, इस प्रदेश में बहुत सी हिमाच्छादित चोटियां हैं। हिमाच्छादित भैया ये क्या है, हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढकी हुई चोटियां, हिमाच्छादित मतलब ग्लेशियर से ढकी हुई चोटियां। जैसे एक बात बताओ, अगर हम खड़े हैं हमारे ऊपर बर्फ डाल दी जाए, पूरी एकदम जमा दी जाए, तो हम हिमाच्छादित चोटी हो गए, एक तरह हिमाच्छादित व्यक्ति हो गए। तो ऐसी चोटियां वो बर्फ से ढकी रहती हैं, उनको हिमाच्छादित चोटियां या ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। एक बात बताओ, अगर कोई अगर हम कोई चोटी है तो उसमें बर्फ से हमें पूरा बर्फ गिर रही है मेरे ऊपर, तो एक टाइम ऐसा आएगा बर्फ पिघलेगी कि नहीं, जो बर्फ पिघलेगी तो नीचे जाएगी, है ना। अगर हम पर्वत हैं या पठार हैं, है ना, तो उस पे हमारे ऊपर बर्फ जम चुकी है। अब एक टाइम आएगा कि बर्फ पिघलेगी तो पानी नीचे जाएगा तो वह नदियों के रूप में परिवर्तित होगा। तो यही आगे लिखा है कि इस प्रदेश में बहुत सी हिमाच्छादित चोटियां हैं जिनसे भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम हुआ है। समझ में आ गया, मतलब ग्लेशियरों से, चोटियों पर ग्लेशियर है, ग्लेशियर मतलब बर्फ से ढकी है भाई, पानी मतलब बर्फबारी गिर रही है तो वहां जम जाता है पानी। फिर उसके बाद एक टाइम में जब मौसम में परिवर्तन होता है तो वह जो बर्फ से ढकी हुई चोटियां होती हैं, तो मौसम जो चोटियां ढकी होती है तो वो पानी में परिवर्तित होती है। पानी में परिवर्तन में बर्फ है, अगर उसको परिवर्तित होगी तो पानी परिवर्तित होगी तो पानी वो नीचे जाता है, तो वह नदियों के रूप में उद्गम होता है। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। इस प्रदेश की प्रमुख पर्वतमाला हिमालय कहलाती है। इस प्रदेश की प्रमुख पर्वतमाला हिमालय कहलाती है, जिसकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। इतनी सी समझ में आई। इस प्रदेश की प्रमुख पर्वतमाला हिमालय है, जिसकी उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। अब हिमालय की उत्पत्ति स्टार्ट हो गई। अब हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसे है? देखो, कुछ विद्वान कुछ कहते हैं, जैसे मैं कुछ कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं हिमालय की उत्पत्ति, मैं कह रहा हूं कि हमने करी है। तो ऐसे ही कुछ व्यक्ति हैं, जैसे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के विषय में प्रस्तुत किए गए विभिन्न सिद्धांतों में से 2 सिद्धांत प्रमुख हैं, जो मैं 2 सिद्धांत अगले वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा। ठीक है, 2 सिद्धांत कैसे? कोबर एक व्यक्ति हैं, है ना, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे। और दूसरा कहना है प्लेट विवर्तन सिद्धांत, है ना। दो सिद्धांत है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बताने के बारे में, कि हिमालय की उत्पत्ति हुई कैसी है। जैसे मैं कह रहा हूं हिमालय की उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, तो ऐसे ही कोबर कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, कोबर कह रहे हैं कि नहीं, कुछ हुआ है वहां। ठीक है, वो अब मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, है ना। थोड़ा तो सस्पेंस रखो ना, है। ठीक है, अगला कोबर का भूषण नीति सिद्धांत और प्लेट विवर्तन सिद्धांत, ये वाला टॉपिक अगले वीडियो में, अगले हिमालय के
भारत के भौतिक प्रदेश के अगला वीडियो क्लास नंबर 2 में यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया, इस वीडियो को 2 बार देख लेना। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती तो 3 बार उसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगी, ये गारंटी है हमारी। ठीक है, हमारे गुरुजी ने यही बताया था कि अगर कोई चीज नहीं समझ में आती तो उसको 3 बार पढ़ो, है ना। और अगर बिल्कुल नहीं समझ में, 5 बार के बाद पढ़ो ही मत उस चीज को, अपने आप समझ में आ जाएगी। 5 बार पढ़ लो, उसके बाद बिल्कुल मत पढ़ना, वो चीज अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप कुछ डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख देना, तो हम उसको अगले वीडियो में डिस्क्राइब कर देंगे, विस्तृत कर देंगे। ठीक है, इसकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।